नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स को पावर्ड बाय बीएसई। और आज के शो में हम टाटा कंज्यूमर फंड पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे बीएसई इंडाइसिस की भी और इनकी रेलेवेंस की। और इन दोनों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर आशुतोष सिंह हैं, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं बीएसई इंडाइसिस से। और साथ ही टाटा कंज्यूमर फंड पर बातचीत करने के लिए मिस्टर सोनम उदासी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर फंड मैनेजर टाटा एएमसी से हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बीएसई इंडाइसिस की। आशुतोष जी, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपसे समझना चाहेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि बीएसई इंडाइसेस है क्या, कितने तरीके के बीएसई इंडाइसेस अवेलेबल हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अलग अलग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज होती हैं विद रिगार्ड्स टू दैट, इनकी रेलेवेंस क्या है? तो दीपाली जी, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद हमें इस शो में बुलाने के लिए। बीएसई इंडाइसेस है क्या, इसको अगर सिंपल वाक्य में समझाने की कोशिश करूं तो एक तरह से ये स्टॉक मार्केट का स्कोर कार्ड है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट, ओवरऑल इकोनॉमी और उसके विभिन्न हिस्सों में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, वो इंडेक्स के तौर पर, वो इंडेक्स के लेवल के तौर पर वो दर्शाता है कि निवेशकों का ओवरऑल मूड मार्केट में क्या है या सेक्टर में क्या है। तो अलग अलग तरीके के इंडेक्स हम बनाते हैं। हमारे पास आज कंपनी में 150 से भी ज़्यादा इंडेक्स हैं, जिसके अंदर सेक्टर इंडिसेस, ब्रॉड मार्केट इंडिसेस, सेंसेक्स तो सब जानते ही हैं। आज वो इंडिया का सबसे पहला, पुराना और सबसे लोकप्रिय इंडेक्स है। 40 सालों से जो इंडियन इकोनॉमी की जो मौजूदा हालत है वो उस अपने लेवल से दर्शाता है। जब भी बाजार में ये क्वेश्चन आता है कि आज 40 साल से जो ये क्वेश्चन आ रहा है कि आज बाजार क्या लगता है, इसका उत्तर निरंतर सेंसेक्स ने अपने लेवल से मार्केट को दिया हुआ है। तो अलग अलग तरीके के जो इंडेक्सेस हैं जो हम मेंटेन करते हैं, वो सेक्टर इंडिसेस होते हैं, जैसे आईटी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। अलग अलग सेक्टर के जो इंडिसेस होते हैं, ब्रॉड मार्केट इंडिसेस होते हैं, जैसे सेंसेक्स हो गया, बीएसई 100, बीएसई 500। और अभी हमने भारत में इंडिया का सबसे पहला 1000 स्टॉक इंडेक्स भी लॉन्च किया, कॉल्ड बीएसई 1000। कुछ फैक्टर इंडिसेस भी हमारे पास हैं, और हम थीमेटिक इंडिसेस, जैसे डिफेंस एक थीम हो गया, कंजम्पशन एक थीम हो गया, वैसे अलग अलग इंडिसेस बनाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इंडेक्स कंपनी का ये एवोल्यूशन ऐसा रहा है कि शुरू में मोस्टली इंडेक्स कंपनी खाली स्कोर कार्ड के तौर पे मार्केट में क्या गतिविधियां चल रही हैं वो दर्शाता था। बट अभी कुछ सालों में पैसिव इन्वेस्टिंग ने जब से जोर पकड़ा है, तब से एसेट मैनेजर्स ने इंडाइसिस को, पैसिव इंडाइसिस को यूज करते हुए काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें इंडेक्स का रोल जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसमें रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क एक होता है। उसमें इंडेक्स में क्या या पोर्टफोलियो में क्या खरीदा जाएगा, क्या बेचा जाएगा, वो एक कहीं ना कहीं रूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी पे चलता है जो इंडेक्स कंपनी बनाती है। तो पैसिव इंडेक्स में क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है, ये सारे फैसले फंड मैनेजर लेता नहीं है। ये सारे रूल्स ड्रिवन तरीके से इंडेक्स कंपनी चलाती है। तो ये है बीएसई इंडाइसेस, और ये हमारी जर्नी रही है। ओके। अच्छा आशुतोष जी, एक रिसेंटली आपने बीएसई सात्विक 100 इंडेक्स लॉन्च किया। नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो क्यों आपने ये लॉन्च किया, क्या है ये इंडेक्स, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेथोडोलॉजी है इसके पीछे वो क्या है? धन्यवाद। ये काफी हमारी तरफ से महत्वपूर्ण लॉन्च रहा है। भारत का ये पहला सात्विक इंडेक्स है। ये ये पहले समझना जरूरी है कि ये क्या इंडेक्स नहीं है। ये किसी धर्म पे आधारित इंडेक्स नहीं है। ये एक वे ऑफ लाइफ, यानी एक पुरानी भारत की परंपराओं पर आधारित एक इंडेक्स है। और जो आमतौर पर लोगों की सात्विक की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो सबसे तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत, उन्हीं पर ये इंडेक्स बना हुआ है। तो सबसे पहले तो अहिंसा, नॉन वायलेंस। सेकेंड प्रिंसिपल जो इस इंडेक्स में हमने अपनाया है वो कंपैशन फॉर लिविंग बीइंग्स, यानी जीव सजीव के प्रति सद्भावना। और तीसरी जो है कि इसमें नशीली और जो हानिकारक पदार्थों से कंपनी जो जुड़ी हैं, जैसे सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, वो सारी कंपनीज इसमें नहीं है। तो ये एक्सक्लूजन फ्रेमवर्क पे चलता है। तो ये इस हिसाब से ये इंडेक्स बना है। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग नाम और काफी इंटरेस्टिंग सोच
आशुतोष जी कहना होगा इसके बारे में? कभी समय रहा तो लंबी चौड़ी बातचीत आपसे जरूर करना चाहेंगे, बट थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, क्विकली हमारे व्यूअर्स को बीएसई इंडाइसेस से अवगत कराया और सात्विक 100 इंडेक्स के बारे में भी बताया। सोनम उदासी भी हमारे साथ मौजूद है। सोनम मुस्कुरा रहे हैं। सोनम, कुछ कहना चाहेंगे इस बीएसई सात्विक 100 इंडेक्स के बारे में? बहुत अच्छा नाम है, अच्छी सोच है। आई कैन विश ऑल द बेस्ट ओनली। ओके, थैंक यू। चलिए, शुक्रिया आशुतोष जी। अच्छा, सोनम हमारे साथ बने हुए हैं, तो टाटा कंज्यूमर फंड के बारे में, इनफैक्ट उसके रिटर्न्स देखें, फंड के बारे में पढ़ें तो डेफिनेटली मुस्कुराहट आएगी चेहरे पर भी, क्योंकि टाटा कंज्यूमर फंड की अगर आप जर्नी देखें रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंसिस्टेंटली बेस्ट रिटर्न्स डिलीवर किए हैं इक्विटी कंजम्पशन कैटेगरी में, फिर चाहे 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल का नजरिया देखें या रिटर्न प्रोफाइल देखें। 2600 करोड़ के आसपास का टाटा कंज्यूमर फंड का AUM है, और अगर पिछले 3 सालों का ही आप CAGR रिटर्न देखेंगे तो वो 14% के आसपास रहा है। तो पहले तो कंग्रेचुलेशंस सोनम इस तरीके के स्ट्रांग परफॉर्मेंस के लिए। तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहती है, क्या सोच है, उसको तो समझेंगे, लेकिन पहले मैं एक जनरल आपसे कंज्यूमर पॉकेट एज अ होल पर एक राय लेना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं वो डिफरेंट फेजेस से गुजरे हैं। तो जो करंट लैंडस्केप आप देख रहे हैं कंज्यूमर सेक्टर का, वो कैसा देख रहे हैं, और अगले 2-4-5 सालों के लिए क्या आउटलुक है? देखिए, सिंपल बात है कि आपकी 1.147 करोड़ जनता है, आपका बर्थ रेट ऑलमोस्ट 2% है साल का, और अब इस जनता के पास थोड़ा बहुत पैसा है, पर कैपिटा इनकम $3000 है इंडिया की, 25,000 रुपये महीना मोटा मोटी। सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने खड़ा किया है, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो, आपके राशन के तहत हो, या आयुष्मान भारत के तहत हो, तो बेसिक लेवल ऑफ सोशल सिक्योरिटी दे दिया, और अब पैसा है जनता के पास। यू आर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये करेगी, लेकिन वो इवॉल्व होती है, कोई कभी कोई सेक्टर, कोई सेगमेंट। एंड कंजम्पशन, हम ट्रेडिशनल जो हम कहते हैं ना कि डिटर्जेंट, हेयर ऑयल, आटा दाल चावल, उससे कहीं बढ़कर अब हो गया है, एस्पिरेशन बढ़ गई है, डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ गई है। आई थिंक द फंड इज जस्ट फॉलोइंग दैट स्ट्रेटेजी, एंड दैट इज द रीजन मुझे लगता है कि आगे चलकर भी बहुत अच्छा स्कोप बनेगा और सेगमेंट्स आएंगे कंजम्पशन के। ओके, अच्छा, कंजम्पशन थीम पर एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। पहला तो एक कि आपने बताया कि क्यों ये पॉकेट इंटरेस्टिंग लग रही है यहाँ से, लेकिन अगर हम एक कंज्यूमर के पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो यूजुअली क्योंकि कहा जाता है कि थीमेटिक फंड्स को अवॉइड करें, ऑलरेडी इतनी कैटेगरीज आपको मिल रही हैं, सब सेक्टर्स का एक्सपोजर मिल जाता है, सिक्लिकल होते हैं। लेकिन अगर हम इस फंड की रिटर्न की जर्नी देखें तो वो थीमेटिक सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस रही नहीं है। तो व्हाट वर्कड इन योर फेवर? क्या सोच रही इस फंड की स्ट्रैटेजी के पीछे कि इस तरीके की परफॉर्मेंस आप डिलीवर कर पाए, और अगले आगे के लिए अगर आउटलुक समझना चाहें तो क्या बिगेस्ट स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस थीम में? ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, आपको जस्ट उस ट्रेंड को देखना है। लाइक अगर पिछले 2 साल का अगर हम ट्रेंड देखें, हमने ये देखा कि महिलाएं बहुत वर्कफोर्स में आ रही हैं, Tier 1 हो, Tier 4 हो, रिच हो या पुअर हो। तो वी हैव फॉलोड दैट ट्रेंड कि उनको क्या पसंद आएगा, वो ज्यादा क्या कंज्यूम करेंगी, बिकॉज दे आर नाउ अर्निंग, दैट वी हैव फॉलोड। यंगस्टर्स आर स्पेंडिंग डिफरेंटली, वी हैव फॉलोड दैट। वी आर अ वेरी यंग इकोनॉमी, आपकी मीडियन एज 29 ईयर्स है। तो जो जो कैटेगरीज में जहां हमको लगा कि टेलविंड बहुत अच्छा है, पिछले हमने 2 सालों में फूड कंपनी ज्यादा रखी, या ईटिंग आउट, डाइनिंग इन, वो ज्यादा रखा, अप्लायंसेस कंपनी ज्यादा रखी। लेकिन वो ढर्रा चेंज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगले 6 महीने कुछ और आएगा। सो वी हैव ट्राइड टू बी विद टाइम्स एंड सी हाउ कंज्यूमर्स आर बिहेविंग, क्या एटीट्यूड है, लेट्स गो इन दैट डायरेक्शन। एंड दैट इज व्हाट हैज मतलब हमको हेल्प किया उसने इस जर्नी को कंफर्टेबल रखने के लिए। ओके, अच्छा सोनम जी, फिर अगर हम कंज्यूमर पॉकेट की बात करें तो वी ऑल नो ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे सेक्टर्स मिलते हैं। अगर टाटा कंज्यूमर फंड के एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन की बात करें तो कौन सी वो पॉकेट्स हैं जहां पर आप ओवरवेट हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफेंसिव्स भी हैं कंज्यूमर क्षेत्र के, सिक्लिकल्स भी हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, काफ़ी बड़ा अम्ब्रेला है। क्योंकि कहाँ पर ज़्यादा एक्सपोजर है आपका या कहाँ ओवरवेट है अंडर कंजम्पशन थीम?
कंज्यूमर सर्विसेज एक बास्केट है हमारा, उसमें हम ज्यादातर ऐप बेस्ड कंपनीज पे ज्यादा ओवरवेट हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेंड बहुत अच्छा है, डिमांड ट्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, कंज्यूमर इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, वहां हम ओवरवेट हैं। ऑटोज में, उसमें भी हम ऐप बेस्ड में ओवरवेट हैं, एंड सम ऑटो कंपनीज पे हम ओवरवेट हैं। ड्यूरेबल्स में हम पीएलआई बेस्ड कंपनीज पे ज्यादा ओवरवेट है। जैसा मैंने बताया, वी आर मोर ओवरवेट के भाई फूड रिलेटेड कंपनीज हो गई, जो महिलाओं को फोकस्ड कंपनीज हैं, उन पर वी आर वेरी 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 बुलिश, वेरी ओवरवेट। एंड ये ट्रेंड चेंज करता है, एवरी 6 months वी टेक अ व्यू एंड देन चेंज द पोर्टफोलियो अ लिटिल बिट मोर। अच्छा, कंज्यूमर क्षेत्र में कुछ ऐसी पॉकेट्स भी हैं जो आप अवॉइड कर रहे हैं या जहां आपको उतनी वाइब्रेंट ग्रोथ नहीं दिख रही है? देखिए, जो ट्रेडिशनल जो हम कहते थे पेनिट्रेशन में, जैसे डिटर्जेंट्स हो गया, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गए, वो उनकी ग्रोथ आ रही है, लेकिन अब पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है। ऑलरेडी ऑलरेडी आप हर जगह साबुन, टूथपेस्ट वगैरह, पेनिट्रेशन ऑलरेडी 90% के ऊपर है अक्रॉस इंडिया। तो वो कैटेगरीज हम ट्राई एंड अवॉइड करते हैं, हम यंग कैटेगरीज चूज करते हैं। हमको लगता है प्रोसेस फूड यहाँ से एज अ कैटेगरी विल बिकम 5x ओवर द नेक्स्ट 10 years, बिकॉज डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो मुझे लगता है प्रोसेस फूड विल बिकम वेरी वेरी बिग, तो वहां पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यंग जनता है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है, दे बिलीव इन यूलो, यू ओनली लिव वंस, वो कैटेगरीज बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दोज काइंड्स ऑफ कैटेगरीज नाउ। जब वैल्यूएशन थोड़ी कैचअप कर जाती है, देन वी लुक फॉर मोर, और कहाँ बचा है। एंड बिकॉज जैसे आपने ठीक कहा कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अम्ब्रेला बहुत बड़ा है, तो अब हमारे नजरों पर है हम क्या और उसमें ढूंढ सकते हैं। और जो आपकी नजरों ने ढूंढा है, मैं देख भी रही थी कि कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए शेयर्स भी हैं आपकी होल्डिंग में, और ये ऐसी पॉकेट रही है जिसने जबरदस्त पैसा बनाकर दिया है इन्वेस्टर्स को। अगर पिछले 3-4 सालों की जर्नी देखें, ये कैपिटल मार्केट स्टॉक्स वैल्यूएशन वाइज, ग्रोथ वाइज कैसे लग रहे हैं आपको यहाँ से भी? ये ग्रोथ स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है। आप देखिए, ऑल सेड एंड डन, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स तो बढ़ता ही जा रहा है, एंड जनरली पीपल, यंगस्टर्स खासकर, दे आर मोर अवेयर कि भाई इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, कैसे प्लान करें। तो जो भी स्ट्रक्चर्स उसमें हमें दिख रहा है, लाइक जो भी कंपनीज आप देख रही हैं, हमें लगता है कि यहाँ से भी 25-30% प्रॉफिट ग्रोथ पॉसिबल है ओवर द नेक्स्ट 2-3 years। तो अगर वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी भी है, लेकिन ग्रोथ अच्छी है, देन वी आर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि हमें लगता है ये भी पार्ट ऑफ कंजम्पशन जर्नी है। जो भी आपका वॉलेट शेयर है, उसमें से आप आटा, दाल, चावल, फूड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हॉस्पिटल्स, ऑल दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ कंजम्पशन। अच्छा, पिछले कुछ सालों में हमने कंजम्पशन में ही एक और ट्रेंड देखा है। एक तरफ स्टेब्लिश्ड एफएमसीजी कंपनीज हैं, दूसरी तरफ इमर्जिंग कंज्यूमर बिजनेसेस हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जहां पर हमने रिटेल का भी इंटरेस्ट देखा है, स्टॉक्स पर भी उस तरीके का रिएक्शन आते हुए देखा है। आप कैसे बैलेंस बनाते हैं एक तरफ स्टेब्लिश्ड एफएमसीजी कंपनीज और दूसरी तरफ इमर्जिंग बिजनेसेस के बीच में? अल्टीमेटली जैसे आपने कहा कि कंजम्पशन मार्केट है और ग्रोथ, सो अल्टीमेटली हम ग्रोथ देखते हैं कि ग्रोथ किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, और जहां ग्रोथ हमें लगती है, क्योंकि देखिए कंजम्पशन सेक्टर का वैल्यूएशन मार्केट्स के मुकाबले हमेशा थोड़ा महंगा ही रहा है। तो अगर आप थोड़ा महंगा ले रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो जिन कैटेगरीज में, जैसे मैंने कहा कि भाई आज हमें लगता है विमेन थीम बहुत पॉपुलर है, ग्रोइंग थीम है, यंगस्टर्स बहुत पॉपुलर है, ग्रोइंग थीम है, तो हम ग्रोथ को चेज करते हैं कि भाई ग्रोथ जहां ज्यादा है, एंड वी देन डोंट माइंड कि थोड़ा हमने प्रीमियम दे भी दिया, क्योंकि ग्रोथ आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न धीरे धीरे बनने लगेगा। सो फोकस हमेशा हमारा रहता है किस में ग्रोथ आ रही है। ओके अच्छा, हालांकि आपने अब तक जो कन्वर्सेशन किया उसमें क्लियरली एक सेंस दिया कि आपकी सोच क्या है कंजम्पशन एज अ थीम को लेकर, लेकिन जैसे आपने कहा कि वी लिव ओनली वंस, ये कल्चर यंगस्टर्स फॉलो कर रहे हैं, वो आप ध्यान में रखते हैं, कहाँ पर विमेन ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, खर्च कर रही हैं, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया स्पेशली प्रीमियराइजेशन प्लस वर्सेस मास कंजम्पशन के बीच में कहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या ट्रेंड्स ग्रो होते हुए आप देख रहे हैं? और प्लस अगर हम सेगमेंट्स देखें, एफएमसीजी है, रिटेल है, क्विक कॉमर्स है, अपैरल है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, ई कॉमर्स है, इस बास्केट में कौन सी वो 2-3 थीमें जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं? देखिए, विमेन थीम में सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम इज वेरी प्रेशियस नाउ।
जो कैटेगरी आपका टाइम बचा दे, आपका काम इफेक्टिव कर दे, दैट इज ग्रोइंग वेरी वेल। जैसे कंज्यूमर अप्लायंसेस है, दे आर ग्रोइंग, पेनिट्रेशन भी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। फ्रिज का पेनिट्रेशन मान लीजिए 25% है इंडिया में, वो क्यों नहीं 75% हो सकता अगले 5 साल में, 6 साल में? तो वो कैटेगरीज आर इम्पोर्टेंट। फैशन की बात करें, यंग लेडीज, इवन यंग बॉयज, जिस तरीके का फैशन सेंस है, दे कंज्यूम, दे हैव मनी, क्रेडिट कार्ड यूजेज बहुत बढ़ गया है, सो दे आर हैप्पी टू लेवरेज एज वेल। तो हम ये भी देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आर दे प्रॉफिटेबल? आप अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट नहीं बना उस धंधे में, देन वो सब व्यर्थ है। तो कोशिश ये रहती है ग्रोथ एस्पिरेशन रहे, लेकिन स्ट्रेटेजी वो रहे कि भाई अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए, ओके। कैश फ्लो। हाँ, लेकिन क्विकली, क्योंकि हमने पोस्ट कोविड देखा कि प्रीमियम वाज द न्यू ट्रेंड, क्या वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड इट इज हियर टू स्टे वर्सेस मास कंजम्पशन? क्योंकि जिन भी कंपनीज का, सेक्टर्स का आपने जिक्र किया, वहाँ दोनों तरीके की कंपनीज मौजूद हैं जो कि मास कंजम्पशन को भी डील करती हैं और प्रीमियम कस्टमर्स को भी डील करती हैं। प्रीमियम इज हियर टू स्टे। इंडिया इज अ कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट, और इंडिया में ये बहुत क्लैरिटी है कि भाई अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो वी वांट टू बाय द बेस्ट। अगर आप देखें, आईफोन्स देखें, ऑडीज देखें, मर्क्स देखें, अगर आपके पास पैसा आ गया, then you are happy to consume as fast as possible. So we are the fastest growing luxury market, one of the fastest growing luxury markets in the world today. वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत बड़ा मास मार्केट भी है। देर आर पीपल हु आर जस्ट कमिंग अप द लैडर, तो आपको दोनों खेलना है। देर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज। एक आपको हायर प्रॉफिट ग्रोथ का कैटेगरी है जहां वॉल्यूम कम है लेकिन वैल्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा है, और एक है जहां वॉल्यूम बहुत अच्छा है और आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है लेकिन स्केल, बैरियर टू एंट्री बहुत अच्छा है। तो दोनों बातें हैं, एंड ये फंड दोनों का मिक्स है। एंड वी कीप चेंजिंग, एवरी क्वार्टर वी सी क्या ट्रेंड है, एवरी 6 मंथ्स वी सी क्या ट्रेंड है, एंड देन वी फॉलो दैट। ओके, ठीक है। चलिए फटाफट से एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, उसके बाद स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे। और जो बात अभी भी सोनम ने कही कि हर 6 मंथ्स क्वार्टरली बेसिस पे वो ऑब्जर्व करते हैं क्या बदलाव करने चाहिए, उस पर भी थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स को पावर्ड बाय बीएसई, और आज के शो में हम बात कर रहे हैं टाटा कंज्यूमर फंड की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है अपने सेगमेंट में। इस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर सोनम उदासी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर फंड मैनेजर टाटा एएमसी से। अच्छा सोनम जी, आपने फिलॉसफी, स्ट्रैटेजी समझाई, इस फंड के पीछे आपकी क्या है? अब स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहती है? क्योंकि आई एम श्योर काफ़ी पैरामीटर्स होते होंगे जो आप ऑब्जर्व करते होंगे, जिसमें वैल्यूएशन भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है, ग्रोथ भी है, अर्निंग्स भी है। किस रेशियो में कौन सा पैरामीटर आप ऑब्जर्व करते हैं स्टॉक पिक करने से पहले? सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटली आप थोड़ा महंगा सेक्टर ले रहे हैं। कंजम्पशन इज अ लिटिल महंगा देन द सेंसेक्स, सो आप फोकस हमेशा देखते हैं कि भाई ग्रोथ कैसी आ रही है। रिलेटिव ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो की बेटर होनी चाहिए। कैटेगरीज में अगर डबल डिजिट ग्रोथ है, पेनिट्रेशन लीवर्स बहुत ज्यादा है, और प्रॉफिटेबिलिटी एंगल बन सकता है इस कैटेगरी में। कई कैटेगरीज हैं जो ग्रो बहुत अच्छा कर रही है लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं बन रहा है। वहां पर हम कोशिश करते हैं कि वहां फोकस ना करें। अल्टीमेटली प्रॉफिट ग्रोथ इज एवरीथिंग। सो ग्रोथ, प्रॉफिट, रिटर्न प्रोफाइल तो नेचुरल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेचुरल है, बट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, दीज आर द टू पिलर्स ऑफ व्हाट वी डू रियली। ओके, तो हर क्वार्टर में या 6 मंथ्स में आप रिव्यू करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, और क्या वो पैरामीटर्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं आपके डिसीजन को कि बदलाव करना चाहिए पोर्टफोलियो में? देखिए, अगर आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट या थीम कैप्चर करी एंड इट हैज डिलीवर्ड द परफॉर्मेंस यू एक्सपेक्टेड, देन एट सम पॉइंट आप प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं। अब देखते हैं नया क्या इसने पूरा रीच कर लिया। ऐसा नहीं है कि सर्टेन थीम्स गो आउट ऑफ फैशन, कभी कभी वो फुली वैल्यूड हो जाती है, एंड लॉजिक सेज दैट देन यू हैव टू मूव आउट एंड डू समथिंग एल्स। वो हम फॉलो करते हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर एवरग्रीन थीम्स। जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है विमेन जो थीम है, ये अगले 5-7 साल के लिए बहुत बड़ी थीम है इंडिया में कंजम्पशन के लिहाज से।
सो मैं ये कहता हूँ कि whatever कैटेगरी टॉक्स टू द ईगो ऑफ द विमेन, मतलब जो विमेन को रिझाए, दैट कैटेगरी वी वांट टू फोकस ऑन एंड वी डू डीप डाइव। यहाँ हमको लगता है कि यार यहाँ पॉसिबल है, या ये कैटेगरी अच्छा कर रही है, या दिस विल बी द न्यू ट्रिगर, दैट्स वेयर वी ट्राई एंड सी इफ देयर आर विनर कंपनीज एज वेल। हमको लगता है कैटेगरी है, लेकिन अगर उसमें थीम या कंपनी नहीं है, देन वी कांट डू मच देयर। ओके। और इनफैक्ट सोनम जी, अब तक हमने काफ़ी बातचीत कंजम्पशन एज अ सेक्टर पर की है इन जनरल इस शो में, और इससे जुड़े फंड्स की भी बातचीत की है, बट विमेन एज अ थीम की कभी चर्चा नहीं हुई थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा आपसे सुनना कि ये एक ऐसी थीम है जहां पर आप फोकस कर रहे हैं या फिर क्या आउटलुक है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है, मार्केट्स हमने देखा पिछले 1.5 साल में तो काफ़ी उथल पुथल भरा रहा है, आप कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इसलिए जाना जरूरी है कि कैसे आपने मैनेज किया। ये मैम एक्चुअली इसको क्योंकि थीमेटिक है, इट हैज टू बी लिटिल कॉन्सेंट्रेटेड। यू आर टेकिंग कन्विक्शन, आप कन्विक्शन कॉल लेते हैं कि नहीं यार ये कैटेगरी बहुत अच्छा करी है, ग्रोथ अच्छा करी है, लेट्स डू। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसमें भी अगर कॉन्सेंट्रेशन है, आप 35-40 स्टॉक का पोर्टफोलियो चला रहे हैं, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन जरूर हो जाता है, लेकिन उसमें हम फिर लिक्विडिटी फैक्टर देखते हैं कि भाई देखिए निफ्टी का कोई पार्ट है, निफ्टी 100 का कोई पार्ट है, निफ्टी 200 का कोई पार्ट है, और वो हमें मिल जाए तो वी टेक वेरी हाई वेट्स विद इन दैट। बट अल्टीमेटली इट इज अल्टीमेटली द कॉल दैट यू टेक कि यार ये कैटेगरी ग्रो कर रही है, तो विनर है तो वो धीरे धीरे होपफुली आप स्मॉल कैप लेते हैं, वो मिड कैप बन जाता है। इसमें कई ऐसे इस फंड में कई ऐसे नाम हैं जो हमने 7-8 साल पहले लिए हुए अभी भी पड़े हैं, एंड दे ग्रोन इन साइज रिलेटिविटी। तो आपका कॉल पर, और इसमें कई मिस्टेक्स भी की है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन यू डिसाइड कि यार इट्स नॉट वर्किंग, मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। ओके, डेफिनेटली। अच्छा, अभी आप फुली इन्वेस्टेड हैं इस फंड में या कुछ कैश पर भी हैं? जनरली रहता है, बट दैट इज जस्ट यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग, ट्राइंग टू बाय समथिंग न्यू, ऑलवेज कीप दैट फ्लेक्सिबिलिटी। ओके। अगर कोई इन्वेस्टर इस फंड को लेना चाहे तो रिस्क टेकिंग एपेटाइट किस तरीके की होनी चाहिए? एटलीस्ट कितने इयर्स का होराइजन लेकर चले अगर एक्सपोजर ले तो? ये पेशेंस होना बहुत जरूरी है। मैंने ये देखा है कि आपका, क्योंकि इंडिया इज अ कंज्यूमर मार्केट, माइंडसेट कंजम्पशन का है, और यूनिवर्स बहुत अच्छा है कंपनीज का। आपका यूनिवर्स अगर बहुत अच्छा है, योर आउटकम्स आर रियली गुड। सिर्फ पेशेंस की बात है, 3 से 5 साल का पेशेंस रखें। इस एक्चुअली कंजम्पशन इंडेक्स जिसकी हम बात करें, इट हैज मैच निफ्टी 500 का रिटर्न पिछले 10 साल में। ऑर्डर मार्केट देता है आराम से एज अ कैटेगरी। तो इट्स योर पेशेंस रियली। ओके। अच्छा, एक फाइनल सवाल सोनम जी आपसे। आपने कंजम्पशन एज अ थीम के बारे में काफी सारे पॉजिटिव्स गिनाए, कुछ रिस्क भी हैं जो आपको नजर आ रहे हैं एज अ होल फॉर दिस पॉकेट? कंजम्पशन में केवल 2 चीजें का रिस्क रहता है। एक बार बार ये रहता है कि भाई व्हाट इज द सीन फॉर एम्प्लॉयमेंट। बट मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे इंडियंस आर वेरी वेरी क्लियर कि भाई अब ग्रो करना है, एस्पिरेशन बहुत हाई है अक्रॉस इंडिया, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, एंड देयरफॉर हमको उसके हिसाब से एज फंड मैनेजर्स, एज इन्वेस्टर्स, वी हैव टू फॉलो दैट कि भाई नया कंजम्पशन क्या है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो हम ड्यू डिलिजेंस भी करते हैं, हम हिंटरलैंड में जाके ट्रैवल करके ट्रेंड्स अंडरस्टैंड करते हैं, एंड होपफुली वी टेक बेटर बेट्स। तो इंडिया से जुड़े रहना, केवल मुंबई इज नॉट इंडिया, भारत एग्जैक्टली। कोशिश करके भारत पहुंची बेसिकली। वेल, शुक्रिया आपका सोनम जी आने के लिए शो में। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा ये। थैंक यू सो मच। गुड लक आपको आपके फंड की परफॉर्मेंस के लिए आगे जाते हुए। और जैसे व्यूअर्स ने सुना भी इस पूरे डिस्कशन में कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है, स्ट्रैटेजी क्या रही है इस फंड के पीछे या आगे का आउटलुक क्या है, वो तमाम डिटेल्स सोनम जी ने हमें समझाई। लेकिन डेफिनेटली कोई भी आप फंड लें तो एटलीस्ट 3 साल 5 साल का एटलीस्ट होराइजन लेकर चलें अगर आप ट्रू पोटेंशियल उसका लेना चाहते हैं। शुक्रिया सोनम जी आपका। इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।